हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पिछले वर्ष यूपीएससी सीसेट में पूछे गए मैथ के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के अनुक्रम पर विचार कीजिए। और उसके बाद लिखा हुआ है कि ऊपर लिखे गए अनुक्रम में कितनी विषम संख्याओं के बाद विषम संख्या है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ऐसे विषम संख्या को चुनना है जिसके बाद भी विषम संख्या आ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए पहले है 5, तो 5 के बाद देख रहे हैं कि 1 है, तो इस तरह से एक ये संख्या हो गया क्योंकि इसके बाद भी विषम संख्या है। फिर देखिए 7 1 है, तो 1 के बाद 4 है, तो इस तरह से ये नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 7 है विषम संख्या, 7 के बाद 3 है, तो इस तरह से 7 हो जाएगा। ठीक है, और फिर देखिए 3 दिया हुआ है, तो 3 के बाद भी 9 है, तो यानी इसके बाद भी विषम संख्या है, तो 3 भी हो जाएगा। लेकिन 9 नहीं होगा क्योंकि 9 के बाद 8 है जो कि एक सम संख्या है। फिर इसके बाद देखते हैं 5 है, 5 के बाद 7 दिया हुआ है क्योंकि जो कि एक विषम संख्या है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, 7 भी नहीं होगा क्योंकि इसके बाद 2 दिया हुआ है जो कि एक सम संख्या है। फिर आगे देखते हैं कि 3 एक विषम संख्या ऐसा है जो कि जिसके बाद भी विषम संख्या है, तो इस तरह से 3 हो जाएगा। फिर देखिए 1 हो जाएगा क्योंकि इसके बाद भी विषम संख्या है। ठीक है, फिर देखिए 5 नहीं होगा क्योंकि 5 के बाद 8 है। ठीक है, और उसके बाद फिर देखें 3 है, 3 के बाद भी नहीं हो पाएगा क्योंकि 3 के बाद 8 है। फिर देखिए यहाँ 5 है, 5 के बाद भी नहीं होगा क्योंकि 5 के बाद 2 है। ठीक है, फिर देखिए 3 यहाँ पर दिया हुआ है, तो 3 के बाद 4 है, तो इस तरह से ये भी नहीं होगा। उसके बाद फिर 9 है, तो उस तरह से, तो इस प्रकार से कितने संख्या होगा, तो 1 है 5, फिर 7, फिर 3, फिर 5, फिर 3 और 1। तो इस तरह से इसको हम गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो कुल 6 ऐसे विषम संख्या हैं जिसके बाद भी विषम संख्या आ रहा है। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शिक्षक और 3 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि 3 छात्र समान आयु के हों और शिक्षक तथा प्रत्येक छात्र की आयु का अंतर 20 वर्ष का हो, तो शिक्षक की आयु, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि शिक्षक की आयु ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि तीनों छात्र का आयु समान है। ठीक है, तीनों छात्र का आयु समान है। ठीक है, तो हम देखिए छात्र की आयु मान लेंगे, छात्र की आयु x मान लेंगे। ठीक है, तब देखिए क्या इसके आगे क्या कर रहा है कि शिक्षक और छात्रों के आयु का अंतर 20 है, तो इस तरह से शिक्षक का आयु कितना हो जाएगा, शिक्षक का आयु हो जाएगा x + 20 रख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग बना लेंगे। तब देखिए क्या है, 3 छात्र है यानी x + x, उसके बाद एक शिक्षक है यानी x + इसका 20 वर्ष उम्र है। ठीक है, तो इसका औसत आयु दिया हुआ है कितना, 20। तब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 1 2 3 1 4, 4x + 20/4 बराबर 20 हो जाएगा। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, तो 4x + 20 बराबर 20 × 4 हो जाएगा 80। ठीक है, तो 4x बराबर 80 - 20 यानी x बराबर हो जाएगा 60/4। तो ये डिवाइड हो जाएगा कितना से, 15 बार से। ठीक है, तब देखिए x बराबर 15 निकल गया, तो x क्या है, छात्र की आयु, तो छात्र की आयु कितना है, 15 वर्ष। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है कि शिक्षक की आयु कितना है, तो शिक्षक की आयु में क्या कर रहे हैं कि x + 20 कर रहे हैं, यानी x के जगह पर 15 रख देंगे और + 20, तो कितना हो जाएगा ये 20 10 30 5 35 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक कार खरीदी और 3 लाख रुपए में बेच दिए, तो यदि उसे 20% की हानि उठानी पड़ी तो उसने कितने में खरीदा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, और हानि कितना हुआ है, 20%, तो क्रय मूल्य हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं क्रय मूल्य x है। ठीक है, तो और कितना है, 20% हानि उठाना है, तो यानी x का 1 - 20%, क्योंकि हानि हो रहा है तो इसलिए माइनस हो जाएगा, तो बराबर कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य 3 लाख, यानी x गुना ये 100 में से 20 जाएगा तो 80/100 बराबर 3 लाख।
तो इसको 20 चौका 80, 4 बार से काट देंगे, ऐसे 5 बार से काट देंगे। 4 को 3 लाख में से भाग देंगे तो 7 चौका 28 और 4 पचे 20, तो ये हो जाएगा इधर 75,000। ठीक है, यानी x बराबर हो जाएगा 75,000 गुना 5। और इसको हम लोग गुना करेंगे तो 3,75,000 आएगा। ठीक है, अब देखिए x क्या है, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य भी पूछ रहा है इसमें, तो इस तरह से इसका आंसर 3,75,000 रुपया हो जाएगा। अब देखिए ये ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन में दिया हुआ है 3,75,000, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 और 100 के मध्य कितनी ऐसी पूर्ण संख्या हैं जिसमें एक अंक 4 है लेकिन वो 4 से विभाज्य नहीं है। तो देखिए हम लोग पहले लिख लेते हैं कि 1 से और 100 के बीच में कितने ऐसे अंक है जिसमें 4 दिया हुआ है। तो देखिए पहला हो जाएगा 4, फिर 14 हो जाएगा, फिर 24, फिर 34, फिर 40, उसके बाद 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, फिर हो जाएगा 54, 64, 74, 84, 94। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि जिसमें एक अंक 4 तो है लेकिन वह 4 से विभाज्य नहीं है। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम इसको चुन लेंगे कि जो 4 से विभाज्य है। तो देखिए ये कुल कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी कुल संख्या है यहाँ पे 19 संख्या ऐसा है जो कि जिसमें कि एक अंक 4 दिया हुआ है। तब देखिए वैसा संख्या जो कि 4 से भाज्य है उसको हम लोग अलग कर लेंगे। तो 4 से भाज्य संख्या कौन है, हो जाएगा 4 है, फिर 24 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, फिर 44 हो जाएगा, फिर 48 हो जाएगा, फिर 64 और 84। तो देखिए कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 ऐसा संख्या है जो कि 4 से विभाजित होता है। तो वैसा कितना संख्या होगा जो 4 से विभाजित नहीं है, तो 19 में से 7 घटा देंगे तो 12। तो 12 ऐसा संख्या है, मतलब 1 से 100 बीच में ऐसा 12 संख्या ऐसा है जिसमें 4 तो है लेकिन वो 4 से विभाजित नहीं है। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि आपके पास दो सीधी 7.5 फुट और 3.25 फुट की छड़ें हैं तो आप कम से कम कितनी लंबाई नाप सकते हैं। तो देखिए ये सवाल जो है ये HCF से है, यानी इसको हिंदी में महत्तम समावर्तक कहते हैं। तो इसको देखिए क्या करेंगे, इन दोनों को पहले महत्तम समावर्तक निकाल देंगे, यानी 7.5 है और 3.25 है। तो यहाँ पर 0 बैठा देंगे और दोनों का दशमलव हटा देंगे, तो यानी 325 और 750 का महत्तम निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 बार में 650, 100। और देखिए महत्तम में क्या होता है कि ये जो जहाँ भाजक है वो यहाँ पे आ जाता है, भाज्य बन जाता है, तो 325 यहाँ रख देंगे। तो यहाँ कट जाएगा 3 बार में 325 शेषफल बच रहा है, और देखिए 100 यहाँ रखेंगे तो 4 बार से कट जा रहा है। ठीक है, तो इसका देखिए महत्तम कितना निकल कर आया है, 25। तो लेकिन देखिए 25 ये तो है नहीं, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव दिया हुआ है, तो इस तरह से इसके 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, तो इस तरह से आंसर हो जाएगा 0.25। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 14, 18, 20, 24, 30 और 32 की प्रत्येक संख्या में एक सरल गणितीय संक्रिया द्वारा अभाज्य संख्याओं का एक अनुक्रम प्राप्त किया जाता है, तो निम्न में वो कौन सी संख्या अनुक्रम की अगली संख्या है। तो यहाँ पर क्या भराएगा, इस तरह से पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया कितना, 14 है, 18 है, 20 है, 24 दिया, फिर 30 है, उसके बाद 32 है। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है कि 13.1 ये जो है एक अभाज्य संख्या है। ठीक है,
तो ये इस फिर 18 में देखते हैं तो 17 प्लस 1 किया हुआ है। फिर उसी तरह ये 19 प्लस 1 किया हुआ है। फिर यहाँ 23 है जो कि एक अभाज्य संख्या है, इसमें 1 जुड़ा हुआ है। फिर इसी तरह 29 जोड़ 1 और उसी तरह 31 जोड़ 1। तो देखिए अगला अभाज्य संख्या क्या होगा कि 29 के बाद 31, तो फिर 33 तो अभाज्य संख्या नहीं है, ना ही 35 है, तो क्या होगा 37 हो जाएगा और जोड़ 1 हो जाएगा। तो 37 और 1 जोड़ने पर कितना है 38 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो भराएगा 38 भराएगा। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक पुस्तिका जिसके पन्ने सामान्य रूप से है, पहले पृष्ठ की संख्या 1 से प्रारंभ होते हुए अंकित है, तो इस पुस्तिका का एक पन्ना फाड़ लिया जाता है, तो बचे हुए पन्नों पर अंकित पृष्ठ संख्याओं का योग 195 है। तो फटे हुए पन्ने पर निम्न में से कौन सी संख्या अंकित है। ठीक है। देखिए इसमें कह रहा है कि एक पुस्तक है जिसमें सामान्यतः 1 2 3 4 इस तरह से पेज दिया हुआ है, लेकिन एक पन्ना फाड़ लिया गया है। ठीक है। तो उसके बाद जो पृष्ठ बचा हुआ, उसके बाद जो है उसके अंतिम अंकित पृष्ठ संख्याओं का योग जो है वो 195 है। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है कि जैसे 1 जोड़ 2 जोड़ 3, मतलब ये कंटिन्यू होगा n तक जाएगा। ठीक है। और इसी में से एक पेज को जो है फाड़ लिया गया है। तो देखिए पहले इसका योग कितना होगा, तो इस तरह से जब दिया रहता है तो इस संख्या का योग बराबर होता है कि n इंटू n माइनस n प्लस 1 बटे 2। ठीक है। तो देखिए यदि n के जगह पर 19 रखते हैं तो इसका मान कितना आएगा, तो 19 गुना 20 बटे 2, तो ये कट जाएगा 10 बार में, तो 19 गुना 10 यानी 190 आ रहा है। यदि n बराबर 20 रखेंगे तो 20 गुना 21 बटे 2, तो ये हो जाएगा 10, तो 20 21 गुना 10 बराबर 210 हो जाएगा। यदि n बराबर 19 रखते हैं तो 190 आ रहा है, तो जो 195 से कम है, और इसमें से एक फाड़ देंगे तो और भी कम हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये तो नहीं होगा। तो यहाँ देखिए 210 आ रहा है, तो n बराबर 20 ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। तब देखिए 210 में से 195 घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा, तो यानी वैसा पेज फाड़ा गया है जिसके दोनों पेज का योग 15 है। ठीक है। तब देखिए 15 कहाँ पे हो सकता है, तो ऑप्शन में ए में दिया है 5 6, तो 5 और 6 जोड़ते हैं तो 11 होता है, तो इस तरह से ये नहीं है। फिर बी में देखिए जोड़ा है 7 और 8, तो 7 और 8 जोड़ते हैं तो 15 होता है। ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। सी भी देखिए 10 और 9 और 10 जोड़ते हैं तो 19 हो रहा है, और उसी तरह 11 और 12 जोड़ते हैं तो 23 हो रहा है। तो इस तरह से ये सब नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न आंकड़ों पर विचार कीजिए। तो देखिए एक स्कूल में कुछ लड़कियां हैं और लड़के हैं, और उसके जो कुल जितने प्राप्त अंक किए हैं वो माध्य प्राप्तांक यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम यानी अंग्रेजी में माध्य प्राप्तांक यहाँ पर दिया हुआ है, और हिंदी में दिया हुआ है ये इस कॉलम में। ठीक है। तब क्या कह रहा है कि उपयुक्त सारणी में x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए अंग्रेजी में जो है वो लड़कियां 9 है, और हिंदी में लड़कियों की संख्या 8 है, और उसी तरह लड़कों की संख्या अंग्रेजी माध्यम में 8 है और हिंदी माध्यम में 7 है। तो अंग्रेजी माध्यम से प्राप्तांक जो है 8.8 दिया है, और हिंदी माध्यम में प्राप्तांक कितना है उसको हम लोग को निकालना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या b है और लड़कियों की संख्या g है। ठीक है। तो देखिए इंग्लिश मीडियम में पहले निकाल लेंगे, अंग्रेजी माध्यम तो लड़कियों की संख्या हो जाएगी 9g प्लस 8b, चूंकि लड़का 8 है तो 8b, और इन दोनों का योग करने पर कितना बता रहा है माध्य 8.8, मतलब औसत दिया हुआ है 8.8 दे रहे हैं, तो दोनों को योग करेंगे तो 8.8 इंटू बी प्लस जी, इस तरह से हो जाएगा। तब देखिए इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी 9g प्लस 8b बराबर 8.8b प्लस 8.8g। तो देखिए b को एक साइड में कर देंगे और g को एक साइड में करेंगे, तो 9g माइनस 8.8g बराबर 8.8b माइनस
इसको इधर करेंगे तो 8b आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका मान आएगा 0.2g और इसका मान, इसको हम लोग घटाएंगे तो 0.8b आ रहा है। ठीक है, तब देखिए दशमलव दशमलव हटा देंगे। ठीक है, और ये 2 4 बार से कट जाएगा। ठीक है, यानी g बराबर 4b। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, b/g बराबर 1/4। ठीक है, अब देखिए उसी तरह हम लोग हिंदी में निकालेंगे, हिंदी माध्यम में। तो हिंदी माध्यम में कितना है, लड़कियों की संख्या है 8, तो यानी 8g + 7b। उसी तरह से करेंगे तो इसमें क्या, यहाँ पर दिया हुआ है x, यानी x × b + g हो जाएगा। अब देखिए यहाँ b/g बराबर 1/4 दिया, यानी एक लड़की, जैसे मान लेते हैं कि यदि लड़कों की संख्या हम लोग मान लेते हैं a है, तो लड़कियां कितना होगा 4a, यानी लड़कों से 4 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 8 × 4a + 7 × b के जगह पर a ही रह जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, बराबर x × b के जगह पर a हो जाएगा और g के जगह पर 4a हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 32a + 7a बराबर 5 हो जाएगा, 5ax। ठीक है, तो ये 32 और 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39a बराबर 5ax। a कट जाएगा तो x बराबर कितना निकल रहा है, 39/5। तो देखिए इसको हम लोग यदि भाग देंगे तो 39 को 5 से भाग देने पर आएगा कितना, 7.8। तो देखिए x का मान पूछ रहा है, तो x का मान कितना हो जाएगा 7.8। ए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि गुणनफल 1 × 5 × 10 × 15 × 20 × 25 × 30 × 35 × 40 × 45 × 50 × 55 × 60 के अंत में कितने शून्य होंगे। ठीक है, तो मतलब जैसे कह रहा है कि इसको हम लोग जब गुना करेंगे तो अंत में कितने शून्य होंगे, तो मतलब, तो देखिए अब हम लोग इसको यदि गुना करने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले इस लिख देते हैं कि 1 × 5 × 10 × 15 × 20 × 25 × 30 × 35 × 40 × 45 × 50 × 55 × 60। तो देखिए 10 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए शून्य लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो फॉर्म 10 में रहे, ठीक है, या फिर 5 × 2 के फॉर्मेट। ठीक है, तो देखिए एक करें, एक को एक ही रहने देंगे, गुना 5 को तो नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये 10 है तो 10 को रहने देंगे इसी तरह। ठीक है, अब गुना है 15, तो इसको क्या करेंगे 3 × 5 कर देंगे। अब 20 है दिया हुआ, तो उसको हम लोग क्या करेंगे 2 × 10 करेंगे, क्योंकि 10 और 5 के फॉर्मेट में रखना है। ठीक है, तभी शून्य की संख्या निकालने में आसानी होगी। अब फिर देखिए 25 है तो इसको 5 × 5 करेंगे, और 30 है तो इसको हम लोग 3 × 10 कर देंगे, 35 को हम लोग 5 × 7 करेंगे, 40 को हम लोग 4 × 10 करेंगे। उसी प्रकार 45 को 9 × 5, 50 में हो जाएगा 5 × 10, 55 में हो जाएगा 11 × 5, 60 में हो जाएगा 6 × 10। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले 10 का निकाल लेंगे, कितना 10 है, 1 2 3 4 5 6 जगह 10 दिया हुआ है, तो 1 गुना कर लेंगे 10 × 10 × 10 × 10 × 10, 1 2 3 4 5 10। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 को हम लोग ले आएंगे अपनी एक जगह, तो 5 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 जगह 5 दिया हुआ, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए अब क्या करेंगे, जो सम संख्या है, मतलब 10 और
10 के अलावा जो सम संख्या है उसको एक जगह रख लेंगे। 2 है गुना 4 गुना 6। और देखिए उसके बाद विषम संख्या को लिखेंगे। 5 के अलावा जो इतना भी विषम संख्या है उसको एक जगह लिख देंगे। ठीक है, तो 3 हो गया, 3 गुना, फिर देखिए यहाँ भी 3 है, उसके बाद 9 गुना 11, ये 7 यहाँ छूट गया है। अब देखिए इसको एक बार फिर विस्तार से लिखेंगे। 1 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, यानी ये 6 बार लिख देंगे इसको। ये 8 बार है। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, जो सम संख्या है इसको गुणनखंड में लिख कर देंगे। तो 2 गुना, ये 4 को 2 गुना 2 लिख देंगे, इसको 2 गुना 3 लिख देंगे। ठीक है, अब इसी तरह इसको भी कर देंगे। 3 गुना 3 7 कर, इसको 9 को 3 गुना 3 लिख देंगे। ठीक है, गुना 11। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब इसमें जो है 10 को एक जगह लिखेंगे और 5 गुना 2 को एक जगह लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ 10 1 गुना हो जाएगा 10 गुना 10 10 गुना 10 गुना, देखिए 5 गुना 2 कितना बार लिखाएगा, 4 बार लिखा है, क्योंकि 4 बार 2 है दिया हुआ। दूसरी तरह से ये 5 गुना 2, फिर 5 गुना 2, फिर 5 गुना 2, फिर 5 गुना 2। तब देखिए इधर कितना 5 बच गया, 4 5 यहाँ यूज हो गया, तो 5 4 यहाँ बच गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर बाकी रखेंगे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना ये, और बाकी ये सब 1 3 यहाँ है, और तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 3 गुना 3 गुना 11। ठीक है, तब देखिए कितने, अब पूछ रहा है कितने शून्य होंगे, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर है, और उसके बाद 7वां यहाँ पे हो जाएगा, 8वां यहाँ पे हो जाएगा, 9वां हो जाएगा और 10वां हो जाएगा। तो इसलिए शून्य की संख्या हो जाएगा कितने, मतलब जितना 10 है उतना शून्य की संख्या हो जाएगा। 1 2 3, फिर से हम लोग गिन लेंगे। 10 6 बार दिया हुआ है, और 4 बार 5 गुना 2 दिया हुआ है, तो 6 और 4 10 हो जाएगा। तो कुल संख्या कितना हो जाएगा, 10। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि माना कि एक्स वाई जेड 3 अंकों की एक संख्या है, जहां एक्स प्लस वाई प्लस जेड 3 का गुणांक नहीं है, तब एक्स वाई जेड प्लस वाई एक्स जेड प्लस जेड एक्स वाई विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो 3 से नहीं है विभाज्य, या 9 से नहीं है, 37 से नहीं है, या एक्स प्लस वाई प्लस जेड से नहीं है। तो देखिए इसको हम लोग जब 3 अंक का दिया हुआ है एक्स वाई जेड, तो इसको हम लोग संख्या किस क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड, तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि 100x प्लस 10y प्लस जेड। उसी तरह देखिए यहाँ पर वाई जेड एक्स दिया हुआ है, तो वाई जेड एक्स, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 100y प्लस 10z प्लस एक्स, और फिर दिया हुआ है जेड एक्स वाई, तो इसको हम लोग लिखेंगे 100z प्लस 10x प्लस वाई। अब ये तीनों को जोड़ देंगे तो 100x फिर 10x प्लस x, यानी 111x हो गया। 111x प्लस 111y प्लस 111z, तो यानी ये इसको हम लोग 111 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ हो जाएगा। तो देखिए 111 को हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना हो जाएगा 37। ठीक है, गुना x प्लस वाई प्लस जेड। तो देखिए 3 से तो विभाजित हो रहा है और 37 से भी विभाजित हो रहा है। चूंकि देखिए अब देखिए कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है 3 का गुणांक नहीं है, तो इसलिए 9 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि माना कि P, Q, R और S इस प्रकार की प्राकृतिक संख्याएं हैं कि P माइनस 2016 बराबर Q प्लस 2017 बराबर R बराबर माइनस 2018 बराबर S प्लस 2019 है। तो निम्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है? तो देखिए क्या दिया हुआ है, P माइनस 2016 बराबर Q प्लस 2017। तो देखिए सबसे पहले इसको लेंगे, P माइनस 2016 बराबर Q प्लस 2017। तो P माइनस Q बराबर ये इधर जुड़ जाएगा, यानी 2017 प्लस 2016, यानी P माइनस Q बराबर इन दोनों को जोड़ने पर आ रहा है कितना, 4033। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब फिर देखिए दूसरा हम लोग देखेंगे, Q प्लस 2017 बराबर R माइनस 2018 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको देखिए R माइनस Q करेंगे बराबर हो जाएगा 2018 प्लस 2017। तो R माइनस Q करने पर ये इसका आंसर आ रहा है, ये दोनों को जोड़ने पर आ रहा है कितना, 4035। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। तो देखिए समीकरण 1 और 2 के अनुसार जो है P में से Q घटा रहे हैं तो आ रहा है 4033 और R में से Q घटा रहे हैं तो 4035 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, R है, और R जो है P से बड़ा है। ठीक है, और उसके बाद है Q। ठीक है, अब देखिए S के बारे में देखेंगे। अब देखिए तीसरा में दिया हुआ R माइनस 2018 बराबर S प्लस 2019। तो R माइनस S बराबर 2019 प्लस 2018। तो R माइनस S बराबर 4037 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी R ही बड़ा है S से। ठीक है, तो इस तरह से सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा क्या कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा R। तो इस तरह से इसका आंसर C हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं अंकों 1, 2, 3, 4 और 5 के द्वारा बिना अंकों की पुनरावृत्ति किए हुए बनाई जा सकती है। तो देखिए कह रहा है कि 5 अंकों की जो है वो अभाज्य संख्या बननी चाहिए, और संख्या किसका इस्तेमाल करेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5 का प्रयोग करते हुए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 को हम लोग करके देखेते हैं। तो इसका योग कितना आ रहा है, 3, इसको जोड़ने पर 15 आ रहा है, जो कि 3 से विभाजित है। ठीक है, तो ये पांचों संख्याओं को चाहे जिस अनुसार से भी रखें, वो संख्या जो है उनका योग 15 आएगा और वो 3 से विभाजित ही होगा। तो इस प्रकार 1, 2, 3, 4 और 5 के प्रयोग करके कोई भी अभाज्य संख्या हम लोग नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति X किसी कार्य का 20% 8 दिनों में पूरा कर सकता है और दूसरा व्यक्ति Y उसी कार्य का 25% 6 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो उस कार्य का 40% कितने दिन में पूरा किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करें कि X जो है किसी काम का 20% जो है 8 दिन में पूरा कर रहा है, यानी इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक X जो है 1/5 भाग काम 8 दिन में पूरा कर रहा है, क्योंकि 20% बराबर होता है 1/5। तो यानी जब 1/5 8 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो पूरा काम करेगा 40 दिन में। देखिए उसी प्रकार Y जो है 25% 6 दिन में पूरा कर रहा है, तो यानी Y 1/4 भाग काम 6 दिन में पूरा कर रहा है। तो Y जो है पूरा करेगा कितना दिन में, 6 गुना 4 हो जाएगा, यानी 24 दिन में। यानी X पूरा काम करेगा 40 दिन में और Y पूरा काम कर रहा है 24 दिन में कर सकता है। तो आगे क्या कह रहा है कि यदि वे दोनों साथ साथ काम करते हैं, यानी 1 + x + 1/x + 1/y बराबर, तो इस प्रकार x + y का एक दिन का काम कितना दिन में पूरा कर रहा है, कितना कर रहा है एक दिन में
तो 1/40 प्लस 1/24 हो जाएगा। इसको हम लोग बनाएंगे तो कितना है, 120 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 5 यानी 8/120। इसको काटते हैं 15 बार में। तो x और y एक दिन में 1/15 भाग कर रहा है, तो यानी पूरा काम जो है वो 15 दिन में करेगा। ठीक है, तब क्या कर रहा है कि 40% कितने दिन में पूरा करेगा, यानी 100% जब वो 15 दिन में कर रहा है तो 1% 15/100 दिन में करेगा। तो इस तरह से 40% जो है 15/100 × 40 हो जाएगा, यानी ये कट जाएगा इसमें। 5 × 15, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 3 × 2 यानी 6 दिन में 40% काम कर लेगा। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक कार 20 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से x से y तक की यात्रा करती है। y से x तक वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से, फिर x से y तक 3v किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से, और फिर y से x तक 4v किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से यात्रा करती है। तो संपूर्ण यात्रा के लिए कार की औसत चाल, तो देखिए x और y के बीच जो है वो 4 बार आना जाना करते हैं। ठीक है, तो इसके बीच में वो जो है पूछ रहा है कि पूरी यात्रा का औसत चाल क्या है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो x से y के बीच की दूरी हम लोग मान लेते हैं 4v मान लेते हैं, 4v किलोमीटर। ठीक है, तो पहला चाल के अनुसार पहला चाल में समय लगेगा कितना, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना दिया हुआ है 4v मान ली जो माने हैं, और चाल कितना है v किलोमीटर प्रति घंटा, तो यानी v कट जाएगा तो 4 घंटा लग रहा है समय। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा चाल में समय कितना लगेगा, वही होगा दूरी बटे चाल, तो 40 में हो जाएगा 2v, यानी ये 2 घंटा लगेगा। ठीक है, इस प्रकार तीसरा निकालेंगे तो 4v/3v, तो देखिए यहाँ v कट जाएगा और 3 से 4 नहीं कटेगा, तो इस तरह से 4/3 ही लिख देंगे। और फिर चौथा में कितना है 4v/4v किलोमीटर प्रति घंटा, तो इस तरह से यहाँ चौथी बार में वो 1 घंटा समय ले रहा है। तो देखिए औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय। ठीक है, तो कुल तय की गई दूरी कितना है, 4 बार वो यहाँ से मतलब x से y के बीच में दूरी यात्रा करता है, तो 4 × 4v। ठीक है, अब बटे कुल समय हो जाएगा 4 घंटा + 2 + 4/3 + 1। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा 16v, और इसमें इसको हम लोग भिन्न के जोड़ करेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 × 12 + 3 दूनी 6 + 4 + 3। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 12 × 6 18 4 22 3 25 25/3 यानी 16v गुना हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा 3/25 यानी हो जाएगा ये 48v/25। तो देखिए 48 को 25 से भाग देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.92v। ठीक है, अब देखिए इसको ऑप्शन में मिलाएंगे। ए में कह रहा है कि v किलोमीटर प्रति घंटा से कम है, तो नहीं v से नहीं है, v से ज़्यादा है, तो v और 2v के बीच रहेगा, यानी एक v से अधिक है और 2v से कम है, तो ये ऑप्शन सही हो रहा है। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर